जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, प्रीवियस क्वेश्चन पर आपको कमांड करना पड़ेगा। जो बाबू को सोना मोना जो करे में लगे हुए हैं ना, सब उतर जाएगा। ठीक है, चुपचाप आप नौकरी पे ध्यान दीजिए, वरना पिछवाड़े पर लात मारेगी और किसी और के साथ में चली जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि इनमें से सही कथन को चुनना है, तो सही कथन को चुनते हैं। देखिएगा क्या क्या बोला गया है। जो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। अब चलिए देखिएगा, कई लड़के कंफ्यूज करते हैं। द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो द्रव्यमान किसी भी व्यक्ति का, कोई भी इंसान रहे, चाहे तो आदमी रहे या भैंस रहे या जानवर, कुछ भी रहे, द्रव्यमान हमेशा हमेशा क्या होता है, तो स्थित होता है, यानी स्थिर रहता है। लेकिन अगर W बराबर mg की अगर बात बोलते हैं, जैसे मैं आप मान करके चलिए कि आप 60 kg का हैं, ठीक है। जब 60 kg का है तो जो भार जो होगा, ये भार, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है 9.88 से क्या होती है, किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है, यानी लगभग 10 हम लेकर के चलते हैं। 9.8 मतलब 10, लगभग 10। तो आप 60 kg का है तो W बराबर यहाँ कितना, W बराबर mg होता है। तब यानी मास आपका 60 kg है और पृथ्वी कितना से खींचती है, 10 से। तो 10 से 10, 6 से जब 60 में जब 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो गया, 600 न्यूटन। क्योंकि भार भी का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। भार भी एक प्रकार का क्या है, बल है। ठीक है, अब 600 न्यूटन जब हो गया तो यही आपका भार हो गया। ठीक है, अब जैसे में आप जानते होंगे जब चंद्रमा पर जाते हैं तो इसका 1/3 हो जाता है, तो यही हो जाता है क्योंकि उस चंद्रमा पर जो अब जो यहाँ पे जी जो है ये 9.8 है, वहां पे काफी कम जाता है, इसलिए भार भी कम जाता है। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अगर 60 kg का है तो वहां पे जा करके, चंद्रमा पर जा करके वो 50 kg का हो जाएगा या 10 kg का हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब का किडनी लिवर फेफड़वा निकल जाएगा का वहां पे जा करके। तो ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सब कुछ वही रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वहां जा करके चंद्रमा पे जाएगा तो उसका किडनियां निकल जाएगा, फेफड़ा निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप एक अब तो नहीं भूलिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन भार हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे में अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर भी जाएंगे तो भार आपका बदल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये विषुवत रेखा है। चलिए और भी बता देते हैं, ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो कम होता है। और ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, तो ध्रुव पर जी का मान आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो नीचे भी तो ध्रुव है, तो यहाँ पे जी का मान आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अगर हम ऊपर जाएंगे या तो फिर हम नीचे आएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, तो जी का मान कमेगा। ठीक है, अगर हाइट पर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो फिर उसके बाद क्या होता है, जी का मान आपको कमते जाता है। अब जी का कमेगा तो डब्ल्यू बराबर एम जी लगा दीजिए, एम जी लगा दीजिए, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है, जबकि भार बदलते रहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है, पहले ही काटिए, द्रव्यमान कहाँ से बदल जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि किडनियां निकाल दीजिएगा कहीं जाकर के, नहीं। द्रव्यमान और भार दोनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ भार बदलता है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, नहीं, खत्म। ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है तो देखते हैं। क्या बोला गया है कि एक गिलास में पानी बर्फ पर तैर रही है। ठीक है, आपके पास में एक गिलास है और जो क्या हो रही है कि बर्फ है जो उसमें तैर रही है। तो क्योंकि बर्फ जो इसमें जब डाला गया है तो उतना जो आयतन होता है ये बर्फ पहले ही क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी उतना जो पानी होता है पहले ही हटा देता है। और जब पिघलेगा तो फिर पिघलेगा तो फिर वही रह जाएगा, यानी वही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आयतन वही रहेगा, 3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन अगर आप गलती कर रहे हैं ना तो सीधा ठोक दिया जाइएगा। इस ये सब क्वेश्चन में आपको माफी का कोई चांस नहीं है। आगे देखते हैं, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग समझते हैं, जैसे में अगर किसी भी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर आप भेज देते हैं, ठीक है, 11.2 किलोमीटर, तब समझिए कि वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो पृथ्वी पर कहीं जो फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका एक पलायन वेग का एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है 2gr। तो आपको पता है, स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा किस तरह से। अभी आपने एक स्टेटमेंट देख रहे थे ना इस तरीके से, तो स्टेटमेंट में दे करके पूछ दिया जाएगा ना, पता कि पलायन वेग जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं जब एस्केप वेलोसिटी का हम फार्मूला लिख रहे हैं तो कहीं भी यहाँ पे एम का चर्चा हो रहा है, तो लेकिन ना, कहाँ भी तो इनका चर्चा ना हो रहा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा क्या
एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो कहेगी ना भैया ये पलायन वेग द्रव्यमान से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये द्रव्यमान कहाँ इस पे चर्चा है, तो बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करते हैं कहाँ पे, तो कहाँ कहाँ कहाँ, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा की अगर बात करते हैं, तो चंद्रमा पर अगर बात करते हैं तो चंद्रमा पर इसका पलायन वेग क्या है, तो 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा पलायन वेग आखिर किसका होगा, बृहस्पति का है। ठीक है, जुपिटर का है। तो जुपिटर का पलायन वेग कितना है, तो 59.5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी इतना की रफ्तार से भेजेगा तभी समझिए कि वो उस एरिया से बाहर चला जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा का कितना हमने देखा 2.5, पृथ्वी का कितना है, तो 11.2। तो क्या है, अधिक है या कम है, तो एक अधिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, तो हमें आसान की बातें में नहीं करना है, हमें और भी जो चीजें है वो बताना है। ध्वनि की अगर बात करते हैं तो देखिएगा ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि की अगर बात करते हैं तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अब अनुदैर्घ्य तरंग तो है, लेकिन पता है इससे क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं, पूछ दिया जाएगा 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग कितना होता है। 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग की अगर बात करते हैं तो 332 मीटर पर सेकंड। आप ये जानते ना है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम ताप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ध्वनि का वेग जो होगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से पूछ दिया जाएगा ना कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस पर इतना बढ़ रहा है तो 25 से गुना कर दीजिए, कहते कितना बढ़ जाएगा, समझ गए ना। चलिए, अब हम जानते हैं क्या होता है कि ध्वनि का वेग जो होता है किस किस चीज पर निर्भर करता है, वो पूछता है एग्जाम में। अब ये काम खत्म हो गया कि ध्वनि का वेग कितना होता है, उस समय पहले पूछता था 1947 के जमाना में। ठीक है, अब काफी बदल गया है, एग्जामिनर बहुत तेज हो गया है। अगर बात करते हैं ध्वनि का वेग ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो एक चीज ये हो गया, और किसी चीज पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल किस चीज पर निर्भर करता है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो निर्भर करता है, देखिएगा ये ध्वनि का वेग जो है ये किस पर और निर्भर करता है, तो ये जो होता है ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, यानी रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके रूट के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग। अगर हम बात करते हैं ये ध्वनि का वेग जो है ये अगर बात करते हैं ये समानुपाती 1/रूट डेंसिटी। अब जब ये रूट ये समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जी, जिसको उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलता बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इसको आप क्या जी जी जो होता है ये आप ठेठ में इस तरीके से आप समझ जाइए कि लचीलापन। ठीक है, लचीलापन। ठीक है, तो इसको आपको लेने देना नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं कि जो डेंसिटी के क्या होता है, तो रूट के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपको बनते हैं एग्जाम में काफी बार सब पूछे गए। ठीक है, तो ये हमको बताना था मेन मकसद। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सबको पता है, हमें ये नहीं बताना था। ध्वनि नहीं चल सकती है, कौन से में नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बिल्कुल क्या इसके बारे में डिस्कस करें। क्या बोला गया है कि एक ओम, फिर डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ओम की जैसे ही बात आता है तो ओम के बारे में तो आपको पता ना है, ओम बड़ा, ओम 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 ओम, तो कहिए कि हाँ ओम के बारे में तो जानते हैं। तो देखिएगा ओम ने क्या बोले थे कि जैसे में अगर कोई चालक है, ठीक है, अगर कोई चालक है, अगर चालक से हम विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा नियत ताप पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा नियत ताप पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो विभवांतर होगा ना वो दोनों के क्या होगा, यानी I समानुपाती V होगा। यानी जो धारा जो होगा वो विभवांतर के क्या होगा, वो समानुपाती होगा। ये ओम बोले थे, ठीक है ना। तो क्या बोले थे कि अगर हम किसी चालक से विद्युत धारा नियत ताप पर अगर किसी चालक से विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा जो होगा ये दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी अगर वोल्ट बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो जाएगा, विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये यानी भी समानुपाती आई, बिल्कुल सही बात है, अब पलट दिए तो क्या दिक्कत है। तो अभी ये जो समानुपाती जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो आता है के, ठीक है, आर आता है, बोलो ये क्या आता है, आर आता है, और फिर ये तो आई है, तो आई ये आर क्या है, तो कांस्टेंट है, तो भी समानुपाती आप भी बटे क्या हो गया, आई बराबर आर क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक,
चलिए अब इसी पर तो आपको बन जाएगा। तो देखिएगा क्या बोला गया है कि 1 ओम, तो ओम की अगर बात किया जा रहा है तो 1 ओम तो निकालिए 1 ओम, तो क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो अब दिया गया है 1 वोल्ट है और नीचे क्या 1 एम्पियर नहीं है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कहिए कि हाँ, क्या नहीं लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है कि यदि लघु परिपथ के समय परिपथ में लघु परिपथ समझ में आता है। देखिएगा लघु परिपथ का कहने का मतलब है जैसे पास में आपके दो सर्किट है, अब ये दोनों सर्किट जा रही है, धारा बह रही थी, और जब दोनों सर्किट धारा बह रही थी तो आप ये भी जानते ना है कि जब एक ही तरफ में धारा बहती है तो दोनों के बीच में क्या होता है, तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक ही तरफ में जब धारा बहती है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अलग अलग दिशा में धारा बहती है, एगो इधर बह रही है एगो इधर बह रही है, तो क्या होता है, तो रिपल्सन होता है। तो जब धारा बह रही है तो क्या होता है कि किसी कारणवश ये दोनों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और एक ही में क्या होता है, शॉर्ट जैसे में एक ही गो में जुड़ जाता है, ठीक है। दोनों जो तार है एक ही गो में जुड़ गया शॉर्ट सर्किट की वजह से। और शॉर्ट सर्किट जब होता है ना, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जो धारा का जो मान होता है काफी तेज हो जाता है, ठीक है, काफी तेज हो जाता है। और तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो क्योंकि प्रतिरोध कम गया, प्रतिरोध काफी ज्यादा कम जाता है और धारा का मान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यही पूछा गया है, यही जब भी लघु परिपथ के समय में विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। अब देखिएगा वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करने वाला एक ही चीज है, वो क्या है, संघनन। संघनन के द्वारा क्या होता है कि वाष्प से सीधा ठोस में, जैसे में आप बरसात के टाइम में देखोगे पत्थर पड़ता है, तो वो उसका कौन सी क्रिया हो रहा है, क्योंकि ऊपर में जो पानी था वाष्प के रूप में था और नीचे आकर के पत्थर बन जा रहा है, तो वो संघनन क्रिया के दौरान हो रहा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर तो सबको पता ही है कि द्रव में बदले हुए बिना एकदम गैस में बदल जाता है। कोई ठोस चीज है जो द्रव में बदले हुए कहना बदलता है, गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण तो समझवे करते हैं, सिंपल सी बात है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है। तो विद्युत मोटर की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा एक होता है विद्युत मोटर, कंफ्यूज नहीं करना है, एक होता है विद्युत मोटर और एक होता है डायनेमो, ठीक है। डायनेमो डायनेमो बोलिए, या तो फिर एक ये होता है विद्युत जनित्र, ठीक है। विद्युत जनित्र ये पता है किसको किस में बदलता है। देखिएगा डायनेमो की अगर हम बात करते हैं या जनित्र की बात करते हैं तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो कहिए कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और विद्युत मोटर की बात करते हैं तो विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से भेजे में घुसा करके रखिए, ठीक है। जिस तरह से उनको हर एक बात आप याद रखते ना है, हर एक पॉइंटवा को याद रखते हैं, उसी तरह से ये भी याद होना चाहिए। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कहाँ गया जी, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्ता, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42, क्या बताए इसमें। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। प्रकीर्णन मतलब समझते हैं, छितर जाना, एकदम छितर जाता है, उसको प्रकीर्णन समझिए। देखिएगा आप ये जानते हैं VGR तो जानते हैं, VIBGYOR, इसको सबको पता है, बट लकर जानते हैं कहाँ पे कंफ्यूज करता है। इसको बोलते हैं रेड है, ये है ऑरेंज है, ये है येलो है, और ये आपको ग्रीन है, ये आपको ब्लू है, ये आपको इंडिगो है, और ये आपको वायलेट है। वायलेट मतलब होता है बैगनी, ठीक है। इंडिगो मतलब होता है जामुनी, ठीक है। ब्लू मतलब तो पता ही है, आज ब्लू है पानी पानी। चलिए अब तो यहाँ तक तो कंप्लीट है।
अब देखिएगा पता क्या होता है, ऊपर जैसे जाते हैं ना तो ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य समझ में आता है क्या होता है? तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब क्या होता है, लंबा लंबा डेग मारता है। और जो लंबा लंबा डेग मारेगा, जैसे मैं आप मान करके चलिए कि ये आपको कोई माध्यम है, ठीक है, मान लिया कि माध्यम है और ये लाल तरंग है। अब आप जानते हैं इसका मतलब क्या, लैम्डा, ये लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है और ये किसका, बैगनी का तरंग सबसे कम होता है। तो इसका कहने का मतलब लाल रंग जो होता है लंबा लंबा डेग मारता है, पार हो गया। तो देखिएगा एक बार में बीच में स्थान रखा और फिर दूसरा बार में ये पार हो गया, तो इसको ज्यादा अवरोध पैदा होगा लाल रंग के, तो कहिए कि ना भैया ये तो एक के दो बार में पार हो गया जी, ठीक है। जैसे मैं नहीं समझ में आ रहा, जैसे में हम समझाते हैं। मान लीजिए कि एक नदी है, एक नदी में कोई व्यक्ति है 2 बार पैर रख करके पार हो जाता है, और कोई व्यक्ति है जो मतलब कि 10 बार पैर रख करके पार हो रहा है। तो ज्यादा अवरोध किसको झेलना पड़ेगा, धारा का, यानी पानी का जो धारा है ज्यादा अवरोध किसको देगा? तो कहिए कि भैया जो 10 बार पार करा उसको तो मुसीबत पैदा कर देगा ना, क्योंकि कोई व्यक्ति है जो उसको एक के बार अवरोध पैदा हुआ पार हो गया, एगो व्यक्ति के 10 बार धारा का सामना करना पड़ेगा, तो ज्यादा चल पाएगा? तो कहिए कि ना भैया उसको तो ज्यादा चल भी नहीं पाएगा, आधा एनर्जी उसको वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यही वाला है, लाल रंग ऐसे आया पार हो गया। हाँ, ये बैगनी रंग जो है ना, ये बैगनी रंग ये ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे। तब बताइए किसको ज्यादा अवरोध झेलना पड़ेगा? तो कहिए कि भैया लाल वाला तो तुरंत पार हो गया, तो लाल वाला तुरंत पार हो गया, देखिए तुरंत पार हो गया। बैगनी वाला को देखिए, ब्लू, ये बैगनी वाला को देखिए क्या हो गया, ये एकदम अभी टुकुर 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 चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या होता है, छितराव ज्यादा होता है, क्योंकि इसका विरोध ज्यादा है, ठीक है। क्या लाल रंग का छितराव ज्यादा होगा? कहिए कि कैसे छितराव ज्यादा होगा, ये तो एक ही बार में पार कर गया है। तो इसीलिए लाल रंग का सिग्नल में प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि छितरता ज्यादा नहीं है। बैगनी रंग के काहे हम प्रयोग नहीं करते हैं? अरे भैया पता चला है कि बैगनी रंग के बार दिया है और दूर से देखना पर पता नहीं चल रहा, क्योंकि छितर जाएगा, पता नहीं चलेगा अरे 12 है कि नहीं 12 है, भाई समझ में नहीं आएगा, इसीलिए, समझ गए? तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दिए गए के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम है। प्रकीर्णन मतलब को छितरता कम है, तो छितरेगा कौन कम, तो यही ना छितरेगा, ज्यादा तो छितर रहा है बैगनी, लाल छितरेगा कम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख रहे हैं पहले के ऑप्शन में देता है बैगनी, एकदम लाइकन ठोकेगा एकदम, ओहो जानते हैं। 80 को बना के आए हैं, तो क्या बनाए हैं 80 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है। जैसे में ये है, जैसे में कोई कांच है, प्रकाश आई और ये विलंब है, जब प्रवेश करता है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसे चला आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन तो ऐसे आया ऐसे लौट जाता था, इसको ना बोलते हैं परावर्तन। ये क्या होगा, अपवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी तो कुछ नहीं करना है, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा बहुत ज्यादा हो जाती है, अभी बताया हमने। क्या बोला गया है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? सिंपल बात है, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। इसका क्या होता है, ये अमीटर का होता है, ठीक है। ये आवेश का होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कार्य का, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्या बोला गया है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत, यानी इकाई सतह पर क्षेत्र, इकाई सतह का कोई क्षेत्रफल है, इस पर लंबवत हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो क्या होगा, इसको दाब ही तो बोलते हैं, क्योंकि दाब बराबर आप जानते हैं ना, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इकाई क्षेत्रफल कहीं ना कर रहा है और इस पर बल लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दाब। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पृष्ठ तनाव की अगर बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, बल बटा लंबाई। तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आज। आगे क्या बोला गया है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सा हम मशीन का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर तो धारा को मापता है और ये अमीटर भी धारा को मापता है, बट लड़कन कंफ्यूज करते हैं, तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो नहीं होगा। मोटर तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा। लेकिन अब दोनों में हम कंफ्यूजन पैदा करते हैं, किया जाता है, जो हम अभी दूर कर देते हैं। एमीटर है एक तरफ और एक तरफ क्या है, तो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, दोनों से पता है धारा मापा जाता है, दोनों से धारा मापा जाता है, लेकिन इसकी कम जो बहुत न्यूनतम होती ना है, वो धारा को मापा जाता है। ये जो होती है ये अधिकतम धारा को मापा जाता है, ठीक है।
अगर बात करते हैं ये एसी और डीसी दोनों में प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर ओनली फॉर आपको डीसी में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि एमीटर की जो आपको रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, क्या होती है, बहुत कम होती है, और एमीटर को हमेशा हमेशा आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को इतना आप ध्यान में रखिएगा। गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है धारा को मापने में, लेकिन बहुत कम, अगर धारा है तो उसको मापने में किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग ये प्रयोगशाला में इसको किया जाता है, ठीक है, प्रयोगशाला में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये प्रयोगशाला में, प्रयोग लाला हम लिख दिए तो समझ रहे ना, क्योंकि एक बार स्पीड बोलना है लिखना है, दोनों हाथ मुंह दोनों चलते रहता है। तो इसका तो समझ में आ गया। तो अमीटर अब गैल्वेनोमीटर में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, तो कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, स्थिर है या गति कर रही है, ठीक है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बना रहता है। ये कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम यही बोलता है, और एक होता है न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है, सेकंड लॉ, ठीक है, और एक होता है आपको थर्ड लॉ। तो तीनों चीजों को आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबको पता होगा, हमें पता है। न्यूटन का प्रथम नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिए कि गैलीलियो का नियम। अब न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता क्या है? जब कोई वस्तु अगर चल रहा है तो वो चलते रहना चाहता है। आप अगर बात कर रहे हैं, बात करते रहना चाहते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे हमको, जब तक कि कोई बाहरी से फोन करके ना गरिया दे, रे अभी तक बातें कर रहा है, पढ़ना लिखना ना है, तब तक आप बतियाते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर और ये जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम से। सेकंड नियम क्या होता है? तो इससे हमको बल का सूत्र प्राप्त होता है, यानी F बराबर ma। संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपको न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। तृतीय नियम सबको पता है, सिंपल बात है, हम बताएंगे नहीं, आपको जानते होंगे कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। अगर तुम हमको एक थप मारेगा तो हम भी तुमको एक थप मारेंगे। ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो इसका तो आपने जवाब ले लिया, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, आगे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी ये ऊष्मा की सीजीएस इकाई है, लेकिन ऊष्मा की इकाई है ना, काम खत्म। जूल, जूल इकाई है, इसमें भी मापते हैं। ऐसे तो कार्य का मात्रक होता है, तो ऊष्मा का भी मात्रक होता है जूल, ठीक है, इसमें भी मापा जाता है, कैलोरी में भी मापा जाता है, ये भी है, ये भी नहीं होगा। बीटीयू ब्रिटिश ट्रेड यूनिट है। अगर बात करते हैं तो ये है जो ये क्या है? ये आपको ऊष्मा का मात्रक होगा, लेकिन फोन की अगर बात करते हैं तो ये फोन कोई मात्रक नहीं है ऊष्मा का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो सब जानते हैं कि विद्युत बल्ब का जो ये तंतु है, ये वाला तंतु, ये किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का। अब ये टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? टंगस्टन की विशेषता क्या होती है? ये इसका उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध। और क्या होता है? तो उच्च गलनांक होता है। इसीलिए मतलब इसीलिए क्या है, इसका विशेषता इतना है, इसीलिए इसको हम विद्युत बल्ब में उपयोग करते हैं। उच्च क्या होता है? तो गलनांक होता है। तो विशेषता से पूछा जाता है कि विशेषता इसका क्या है? तो उच्च प्रतिरोध है, और क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। अगर बात करते हैं तो 3489 लगभग आप 3450 के आसपास में आप इसको याद रखिए, डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है? गलेगा, तो समझ जाइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई जी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, तो चलिए दुगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखिएगा, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो कहिए कि हाफ mv² होता है, ठीक है। तो ये बोला क्या गया है? गतिज ऊर्जा वेग दुगुना करना है, तो वेग दुगुना कर देते हैं, m तो यही है, तो 2v² हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हाफ हो जाएगा, m हो जाएगा, तो 4v² हो जाएगा। तो कहिए कि हाँ हो जाएगा। अब हाफ हो जाएगा, m हो जाएगा, v² हो जाएगा, अब इंटू 4 हो जाएगा।
तो ये वाला को के लिख सकते, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अब ये 4 यानी कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4 है। ठीक है, 4 का 4 गुना हो जाता है। हमें और बताना है, बताना क्या है वो देखते हैं। अगर बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या मिलता है, तो मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एक काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एक काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज आपको क्या होता है, तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव एग्जाम में आपको दे सकता है स्टेटमेंट वाइज में। अगर बात करते हैं ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा, ना आ रहा होगा तो भी बताइए कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्पीड ज्यादा है, क्या है, कैसे है, सब कुछ बताइएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आसान है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड लेकर के चल रहे हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, 4 तो हो गया। अब देखिएगा ध्वनि की प्रबलता का मात्रक की अगर बात करते हैं, तो ध्वनि के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो देखिएगा ध्वनि का प्रबलता यानी इंटेंसिटी जो होता है, ये एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती होता है। ये एम्पलीट्यूड कहने का मतलब ये होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो ध्वनि की जो क्या होता है, ध्वनि की पूछा गया है प्रबलता, तो ध्वनि की प्रबलता जो मापा जाता है, ये डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। और एक जो होता है ध्वनि का जो पिच होता है, ये फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपको आवृत्ति देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो डेसिबल। ठीक है, चलिए, आसान आसान क्वेश्चन आज है। आगे क्या बोला गया है कि अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। अंतरिक्ष में दूर वाला वस्तु को देखने के लिए कौन सा टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी से तो नहीं करेंगे ना। स्टेथोस्कोप बिल्कुल नहीं। दूरदर्शी यंत्र, हाँ, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको टेलीस्कोप भी बोलते हैं। पेरिस्कोप तो आप कहाँ पे प्रयोग करते हैं, बस कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। हिंट दे दें आपको, हिंट दे दें। एक बार जब जाता है नहीं, वैसे में वो धरती पर नहीं रहता। अब हम ये नहीं बताएंगे कि आकाश में या कहाँ पे। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण, देखिएगा हेडलाइट में बोला गया, जैसे में आपके पास में ये कार है। ठीक है, अब ये कार है, तो यहाँ पे हेडलाइट में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कहे कि अवतल दर्पण का। अगर यही पूछ दे कि साइड मिरर में, तो साइड मिरर में कौन सा, तो सब आसान क्वेश्चन है। क्या आसान क्वेश्चन बताएं? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या बोला गया है कि एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है, तो धारा का। बहुत आसान आसान क्वेश्चन अब दिया है। ठीक है, देख रहे हैं, तो ये समझ से रिजल्ट नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। आपको लग रहा है ना कि ये सब क्वेश्चन बना करके बहुत खुश हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आप बना रहे हैं तो और सब लड़का बनकर छोड़ दे रहा है, यही गुमान में का सबको बना रहा है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाइएगा तभी रिजल्ट होता है। आसान क्वेश्चन तो सब कोई बना रहा है जी, जो आसान आसान के फेर में लगे हुए हैं। आपको लड़ना है, लड़कने से लड़ना है ना, खुद थोड़ा नहीं, दूसरा कोई दूसरा नासा से पढ़ के थोड़ा नहीं सब आ रहा। ठीक है, चलिए, बोला क्या गया, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक पता है कै ठो है, तो देखिएगा मूल मात्रक की अगर बात करते हैं, तो ये मूल मात्रक पता है 7 ठो है मूल मात्रक। तो कहिए कौन कौन है मूल मात्रक 7 को, तो देखिएगा पहला है लंबाई, फिर उसके बाद में द्रव्यमान। ठीक है, लंबाई है, फिर द्रव्यमान है, फिर उसके बाद में समय है, फिर उसके बाद में विद्युत धारा है, फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं विद्युत धारा है, लंबाई द्रव्यमान समय विद्युत धारा है, फिर ताप है, फिर ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता है, और फिर पदार्थ की मात्रा है। तो देखिएगा, तो गिनिएगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर। ठीक है, ताप का केल्विन। कई लड़के जो है ना, इसको सेल्सियस मार करके निकल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं। ज्योति तीव्रता की अगर बात करते हैं, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। चलिए अब हम देखते हैं। मीटर है जी, तो कहिए कि हाँ ये तो है, ये है, काम खत्म। सेकंड है जी, बिल्कुल है, काम खत्म। एम्पियर है जी, है, काम खत्म। ओम है, ये ओम किसका मात्रक है, तो ओम जो होता है ना, ओम, ये ओम जो है आपको रेजिस्टेंस का मात्रक है, यानी आर का मात्रक है। अब देखिएगा,
आर का मात्रक है। तो एक आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए, यानी ये रेजिस्टेंस जो है ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा लंबा तार लेके जाइएगा, ठीक है ना, तो उतना ज्यादा उसमें प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। और जितना मोटा तार रहेगा उसमें प्रतिरोध उतना ही क्या हो रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि मोटा तरवा है तो मोटा तरवा से करंटवा का होता है जैसे कि ना होता है। तो मोटा तार में आपको क्या हो जाएगा, क्योंकि मोटा तार जितना ज्यादा रहेगा उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, काफी कम जाएगा, ठीक है। तो धारा ज्यादा आएगा। चलिए इसका आंसर तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। हीटर जानते हैं, नहीं, लोग खाना बनाते हैं उस पे, ठीक है। हीटर का तंतु किसका बना होता है, तो कहिए कि नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। अब ये नाइक्रोम किस किस से बना होता है, बता सकते हैं कोई? निकेल और क्रोमियम और मैग्नीज और आयरन का बना होता है ये नाइक्रोम, ठीक है। चलिए, हीटर का तंतु बना होता है किसका, नाइक्रोम का। 3 हो जाएगा आंसर। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित गति में से कौन सी तीव्रतम है, यानी कौन अधिकतम है। ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो करिए। 5 मीटर प्रति सेकंड है, सबको किस में, या तो किलोमीटर में कर लीजिए या मीटर में कर लीजिए। चलो हम किलोमीटर में कर लेते हैं। तो 5 है, किलोमीटर को मीटर में बदलने किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से, तो यानी कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और जबकि ये है 19 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले ही है, काम खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब ये कितना दिया गया है, तो ये 270 मीटर प्रति मिनट है, यानी 60, सॉरी, प्रति मिनट है। 1 मिनट में कितना भाग रहा है, 270 मीटर चल जा रहा है। तो इसीलिए 270/60 कर देंगे तो यानी प्रति सेकंड हो जाएगा। प्रति सेकंड हो जाएगा तो अब इसको किस में बदल देते हैं, इसको किलोमीटर में बदलते हैं 18/5 से। तो 0 से 0, 6 का 18, 27 81 बटे 5, ठीक है। तो 5 का ये 5 यानी 16/85, 16 दशमलव कुछ 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 आएगा। तो ये 19 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहिए कि हाँ भैया, तो इसको भी लपेट दीजिए, काम खत्म, ठीक है। अब इसको देखिए 18,500 मीटर प्रति घंटा है, तो मीटर को हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18,500 को हम लोग 1000 से भागा दे देंगे, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, यानी 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 19 से कम आ गया ना जी, तो यही आंसर हो गया ना, ये भी खत्म हो गया। सबसे अधिकतम यही है। क्या बोला गया है, हुक का नियमानुसार कम निरूपण के लिए, देखिएगा हुक का नियम समझिए। हुक का नियम समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल और विकृति को थोड़ा सा हम एकदम तुरंत समझा देंगे, ठीक है ना, मात्र 10 सेकंड में। ये दोनों को समझिएगा। किसी आप खाली डिब्बा लिए हैं, अच्छा जैसे मैं लिए होंगे जरूर, चापे हैं उसको लेकर के, बिल्कुल। जो आप उसको दोनों साइड से चाप रहे हैं, यानी उस पर क्या कर रहे हैं, आप प्रतिबल दे रहे हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा चापते हैं ना, उतना 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 क्या होता है कि उसका साइज जो होता है, जैसे में आप ये बोतल लिए, ठीक है, अब ये बोतल लिए, अब ये बोतल लिए, अब ये बोतल को जितना ज्यादा आप चापिएगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं बोतल, जितना ज्यादा चापिएगा उतना ज्यादा क्या होता है, जितना ज्यादा प्रतिबल दीजिएगा उतना ज्यादा उसका क्या होता है, विकृति बदलता है। हुक का नियम यही कहता है, ठीक है ना। हुक का नियम कहता है ना कि हुक का नियम क्या कहता है कि जो प्रतिबल जो होता है, ये प्रतिबल समानुपाती किससे होता है, तो विकृति के समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती जब हटता है, तो समानुपाती होता हटता है तो प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होता है, गुणांक आता है, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक आता है। अब इंटू क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा, विकृति हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यास्थता बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रत्यास्थता बराबर की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यास्थता बराबर क्यों क्या हो जाएगा, तो प्रतिबल और बटे में विकृति हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया चीजों को। अब मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक की, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो आप जानते हो कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा, समझ गए ना।
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? क्या होता है? प्रतिबल और विकृति के समानुपाती होता है। क्यों हो जाता है हमने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि जीनियर डायोड, डायोड जो होता ना है ये हमेशा एक ही दिशा में धारा को क्या कर देता है? प्रवाहित करता है। डायोड जो होता है कि कितने दिशा में? हमेशा एक दिशा में धारा को क्या करता है? तो धारा को प्रवाहित करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, प्रवाहित करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो वोल्टेज होता ना है ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम करता है, यानी इसको देख रेखने का काम करता है। ये कौन? जीनियर डायोड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये तो चीज तो आपको याद करने वाली चीज है, इसमें समझना कुछ बात नहीं है। तो और है क्वेश्चन यहीं तक था। देखिएगा क्वेश्चन को हमने लगभग, आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन था, लगभग कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, तो वो हम डेली लेकर के आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगता होगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताते हैं। चैनल छोटा है तो इसका मतलब लगता है कि आपको पता नहीं कंटेंट दे रहा है कि नहीं। आप कंटेंट को मिला सकते हैं कि हम केवल आंसर को पुट करवा रहे हैं, आंसर लगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो आप ही बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, इच्छा होगा तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है, जितना इनपुट देते हो उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। तो ठीक है, पढ़िए, हंसिए, मुस्कुराइए और थोड़ा सा कम बातचीत कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।